नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी हलचल तेज हो गई क्योंकि लखनऊ में बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 8th पे कमीशन अपनी रिपोर्ट 2027 की पहली छमाही में ही दे देगा या फिर कर्मचारियों को जो है सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी के लिए अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि रिपोर्ट जो है जनवरी से मार्च 2027 के बीच आ सकती है, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं मान रहे हैं कि मामला 2027 के दूसरे हिस्से तक जो है वो खिंच सकता है। आखिर लखनऊ की ये बैठक जो है इतनी अहम क्यों है? रिपोर्ट जल्दी आने की उम्मीद किस आधार पर बन रही है और कर्मचारियों की जेब पर इसका कितना बड़ा असर पड़ सकता है? आज जो है हम इसको जो है पूरी आसान भाषा में कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए पूरी चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। 8वें वेतन आयोग की क्या है लेटेस्ट अपडेट, इससे शो की करेंगे शुरुआत। इसके बाद जो है कि खबर ये आ रही है कि 20% तक जो है भारतीय शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है। तो इस सवाल का भी जब है जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और अंतिम में चर्चा करेंगे स्टारलिंक वनवेब पर सरकार की सख्ती की। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंटर की शुरुआत। सर, 8वें वेतन आयोग को लेकर जो है बड़ी खबर ये आ रही है कि कल और आज जो है लखनऊ में जो है मीटिंग हो चुकी है और हो भी रही है। तो इसके क्या आउटकम्स आ रहे हैं और इसी बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि बहुत जल्द जो है रिपोर्ट का सबमिशन हो सकता है। चीज़ें जो है बहुत जल्द जो है सरकारी कर्मचारियों के खाते में आ सकती है। तो क्या सैलरी पेंशन जल्दी आ जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए विशाल, 22 तारीख और 23 जून को लखनऊ में मीटिंग थी और इस मीटिंग के बाद जो है आगे अब कोलकाता और भुवनेश्वर उड़ीसा में बैठकों का दौर होगा। अब बताया ये जा रहा है कि ये जो कंसल्टेशन की पूरी प्रोसेस है ये दरअसल अब अपने कंक्लूज़न की तरफ है, ये समाप्ति की तरफ है। और इस तरह से जो 8th पे कमीशन के जो चेयरपर्सन हैं और मेंबर्स हैं, उन्होंने जो एक एक्सटेंसिव कंसल्टेशन और फीडबैक और सुझाव लेने की जो प्रक्रिया शुरू की थी वो दरअसल ख़त्म हो जाएगी। और इसी को लेकर, और देखिए लखनऊ में जो 2 दिन की बैठक है, आप समझिए कि कितने ब्रॉड बेस्ड लेवल पर 8th पे कमीशन ने काम किया है कि 54 के आसपास इंटरेक्शन, अलग अलग संगठन, अलग अलग इंडिविजुअल्स और तमाम जो लोग हैं उनके साथ 54 जो है कंसल्टेशन के दौर रखे गए हैं तमाम स्टेट्स में। बिल्कुल नहीं, लखनऊ में जो 2 दिन की बैठक हुई है उसमें। तो इतने ब्रॉड बेस पर एक एक जगह पर काम किया गया है। तो अब जो माना जा रहा है, जो तमाम जो कर्मचारी संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया अब बिल्कुल ख़त्म होने की तरफ है और इसके बाद अगले 6 महीने आपका इनको लगेंगे, जो 8th पे कमीशन है उसको अपनी रिपोर्ट तैयार करने में अगले 6 महीने लगेंगे। तो माना ये जा रहा है कि हो सकता है बजट से ठीक पहले जनवरी 2027 में 8th पे कमीशन अपनी रिपोर्ट दे दे और उसको सरकार अगले 1-2 महीने के भीतर अपना अप्रूवल दे दे। ठीक। सरकार का असल में जो रिपोर्ट तैयार होगी वो पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास, GOM के पास भेजी जाएगी। वहाँ से अप्रूवल होने के बाद इस जो पूरी रिपोर्ट है 8th पे कमीशन की, उसको कैबिनेट के पास जो मंजूरी के लिए रखा जाएगा, वहाँ से मंजूरी होकर तो ये पूरी प्रक्रिया माना ये जा रहा है कि अप्रैल 2027 से कर्मचारियों को, जिनको बहुत शिद्दत से इंतज़ार है कि साहब कब बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी, अगले साल की जब अगले फिस्कल की जब शुरुआत होगी तो हो सकता है 1 अप्रैल 2027 से जो 55 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी है और 69 लाख जो पेंशनर्स हैं उनको बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन विशाल मिलने लगे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि नए फाइनेंशियल ईयर में जो है बड़ी सौगात जो है मिल सकती है क्या? बड़ी बात यह है कि नए फाइनेंशियल ईयर में ये सौगात मिलेगी। ज़्यादा बड़ी बात विशाल ये है कि एक जो डर था इस बात का कि कहीं ये पूरी प्रोसेस लंबी तो नहीं चली जाएगी, वो एक जो आशंका थी वो थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है और ये लग रहा है कि टाइमलाइन के पहले भी हो सकता है कि ये सौगात सरकार की तरफ से कर्मचारियों को दे दी जाए। आपने ठीक कहा सर कि कई बार हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि 18 महीने से अधिक का भी समय ना लग जाए, 20-22 महीने ना लग जाए, तो ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो बहुत जल्द जो है खुशखबरी जो है, जैसा कि मैंने अपने ओपनिंग में भी कहा था कि बहुत जल्द आपके जो है अकाउंट में जो है बढ़ी हुई सैलरी और जो है DA एरियर तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो सब आती हुई नज़र आएगी। सर एक बात ये भी सामने आ रही है कि सरकार ने इस बार जो है मेमोरेंडम और जो है जो सुझाव समझिए जिसको जमा करने की जो डेडलाइन थी उसको आगे नहीं बढ़ाया। तो ये भी एक बड़ा
फैक्टर माना जाए, पॉइंट माना जाए? बिल्कुल, मेमोरेंडम को जो 15 जून की डेडलाइन थी उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। दूसरी चीज़ ये है कि जो पूरी कंसल्टेशन की प्रक्रिया है, जो कोलकाता और भुवनेश्वर के बाद संभवतः वो पूरी हो जाएगी और जुलाई में ये पूरी प्रक्रिया संपन्न 8वां वेतन आयोग कर लेगा। और इसीलिए जो कर्मचारी संगठन है वो ये कह रहे हैं कि जुलाई के बाद अधिकतम 6 महीने लगेंगे आपके 8th पे कमीशन को अपनी रिपोर्ट को तैयार करने में। ठीक है सर, एक तर्क ये भी आ रहा है सर कि इस बार का जो 8वां वेतन आयोग है इसलिए यूनिक है कि काफ़ी जो काम काज जो हो रहा है वो ऑनलाइन मोड में हो रहा है, जैसे क्वेश्चनर्स वाला मामला हो या रिपोर्ट का सबमिशन हो। तो इस फैक्टर को आप कितना उचित मानते हैं? क्या ये भी वजह है? केवल और केवल ऑनलाइन फॉर्मेट में काम नहीं किया गया। जाहिर तौर पर जो सवाल दिए गए थे उनके जवाब ऑनलाइन मांगे गए, लेकिन जो 8th पे कमीशन ने बड़ा काम जो किया है विशाल, वो मैं ये मानता हूँ कि पूरे देश में एक्सटेंसिवली घूमकर एक एक संगठन, एक एक कर्मचारी, इंडिविजुअल्स जो मिलना चाहते हैं, जो बात करना चाहते हैं, जो अपनी परेशानियाँ और अपनी डिमांड्स देना चाहते थे, उनके साथ सीधा इंटरेक्शन किया। ऐसा नहीं हुआ कि आयोग पूरी तरह से दिल्ली में जो दफ्तर दिया गया था वहाँ बैठकर अपनी वहीं लोगों को बुलाता, वहीं लोगों के साथ कंसल्ट करता या उनके साथ मीटिंग करता, ये काम नहीं किया गया। मौके पर जाकर लोगों से मिला गया, फील्ड में जाकर लोगों की समस्याएं और अलग अलग कर्मचारियों से उनकी परेशानी, उनके कामकाजी दिक्कतों, इन सबको समझने की कोशिश की गई। तो ऐसा संभवतः पहली बार होगा जब एक रियलिस्टिक अप्रोच यहाँ पर हमको 8th पे कमीशन की तरफ से बनती हुई दिखाई देगी। आपने ठीक कहा प्रवीण सर, लेह लद्दाख से हम लोगों ने जो है मीटिंग की जो है बात सुनी, उसके बाद जो है साउथ तक जाना हो, साउथ इंडिया में, और तमाम देश का भ्रमण करना हो, और जैसा कि सर कह भी रहे हैं कि अब लगता है कि मीटिंग वाला जो खेल है वो अब खत्म हो रहा है, तो बड़ी सौगात जो है वो मिल सकती है। अब कुछ जो टाइमलाइन है वो समझ लीजिए। 8वें वेतन आयोग का जो गठन नवंबर 2025 में हुआ था, सरकार ने आयोग को 18 महीने का समय दिया था। रिपोर्ट जमा करने की आधिकारिक डेडलाइन जो है मई 2027 के आसपास बन रही है, लेकिन जैसा कि सर कह रहे हैं कि काम जो है जल्दी टाल लिया गया है, तो बहुत जल्द जो है उम्मीद की मुझे जा रही लगता है कि सरकार एक चीज़ को समझ रही होगी विशाल, और इसलिए संभवतः सरकार इस पूरी चीज़ को जल्दी निपटाने की कोशिश कर सकती है। और वो ये है कि जितना देरी होगी 8th पे कमीशन की रिपोर्ट आने में, उसको मंजूर करने में, उतना ज़्यादा एरियर बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा कर्मचारियों में बेचैनी बढ़ती जाएगी, सरकार के खजाने पर वजन उतना बढ़ता जाएगा। और हम लोगों ने एक बार रिपोर्ट की थी अभी कुछ ही दिन पहले कि एक एक कर्मचारी को, जो टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट हैं, उनको 93 लाख रुपए के लगभग आपको एरियर देना पड़ेगा। तो इतना बड़ा खजाने पर बर्डन आप उठाएं, उससे अच्छा है कि जल्दी इम्प्लीमेंटेशन करें ताकि कम वक्त का आपको एरियर देना पड़े। तो मुझे लगता है सरकार शायद इस मोड में इन चीज़ों को देख रही होगी। अब चलिए 8वें वेतन आयोग की बात हो रही है, तो तमाम जितने भी वेतन आयोग हैं उनके रिकॉर्ड्स कैसे रहे वो भी एक एडिशनल जानकारी ले लीजिए। देखिए, 5वां वेतन आयोग अप्रैल 1994 में बना और जनवरी 1997 में इसकी रिपोर्ट आ गई थी। 6th पे कमीशन की बात की जाए तो अक्टूबर 2006 में बना, मार्च 2008 में रिपोर्ट आ गई थी। 7वें वेतन आयोग की बात की जाए तो फरवरी 2014 में बना और नवंबर 2015 में रिपोर्ट आ गई है। अब सर, रिपोर्ट आने के बाद की जो प्रक्रिया है उसको भी आपने बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया, लेकिन 2-3 मौजूद सवाल हैं उनको मैं आपसे समझना चाहूँगा। तो क्या मान लिया जाए सर कि बढ़ी हुई सैलरी पेंशन की जो बात कही जा रही है वो तो आप कह रहे हैं कि चलिए 1 अप्रैल से मिल जाएगा या उसके आसपास मिल जाएगा, लेकिन जितनी डिमांड थी, जितनी बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन की डिमांड है जनता में, तमाम जो है जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने कर्मचारी संगठन हैं, उनकी मांग को जो है सरकार जो है मीट कर पाएगी, फुलफिल कर पाएगी? नहीं, मुझे लगता है कि सरकार और आयोग दोनों एक रियलिस्टिक अप्रोच को लेंगे। एक जो रेशनल अप्रोच है जिसमें सरकार का जो सबसे बड़ा चैलेंज और आयोग का भी सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि आपको अपने फिस्कल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फिस्कल प्रूडेंस है, उसके बीच में और कर्मचारियों के उम्मीदों के बीच में, कर्मचारियों के डिमांड्स के बीच में एक ऐसा बैलेंस बनाना है जहां दोनों चीज़ें टिकी रहें। तो ये सरकार इसको देखते हुए अपने जो 8th पे कमीशन है उसकी फिटमेंट फैक्टर से जुड़ी हुई जो सिफारिश होगी उसको मंजूर कर सकते हैं। एक अंतिम सवाल सर, ओपीएस को लेकर बताइए, क्या इस बार जो है 8वें वेतन आयोग में
पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर कुछ घोषणा की जा सकती है? एनपीएस में क्या आमूलचूल बदलाव किया जा सकता है? क्या एनपीएस को जो है ओपीएस जैसा बनाया जा सकता है? मुझे लगता है कि 8th पे कमीशन में पुरानी पेंशन को दायरे लेकर में कोई नहीं भी ऐलान नहीं होगा, ऐसा मेरा आप निजी राय कह लीजिए। मुझे लगता है कि इसको लेकर सरकार को और ज़्यादा व्यापक तौर पर सोचना होगा, फिर से पूरी की पूरी स्कीमों को सोचना होगा, क्या किया जा सकता है, सरकार के खजाने पर कितना इसका बोझ पड़ेगा। सरकार जब तक ये तमाम चीज़ें नहीं सोच लेगी उसके पहले इस तरह का फैसला नहीं करेगी। ज़्यादा जो आसार है वो इस बात के हैं कि 8th पे कमीशन अपने तरफ से हो सकता है अपनी जो रिपोर्ट बनाए, क्योंकि सारे जो संगठन हैं उन्होंने इस बात की मांग की है। हो सकता है उनकी टिप्पणी हो सकता है उसमें उनके सुझाव हो, लेकिन सरकार से शायद ही सिफारिश भी इस बात की जाए कि आप पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कीजिए। ये फैसला पूरी तरह से सरकार के हाथ में ही होगा कि पुरानी पेंशन पर क्या करना है। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। क्या शेयर बाजार में अब 10 से 15% या आप कहिए कि उससे अधिक का रिटर्न जो है, अगर आप उसका सपना देखते हैं, तो क्या वो टूटने वाला है? क्या भारतीय शेयर बाजार में अभी 20% तक की और गिरावट आ सकती है? देखिए, हम इस तरह के जो है विरोधाभास वाले सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पीपीएफएस के सीईओ राजीव ठक्कर कह रहे हैं कि निवेशकों को अब कम रिटर्न की आदत डाल लेनी चाहिए। तो दूसरी तरफ जो है मशहूर इन्वेस्टर मार्क फावर्ड की भी जो है चेतावनी दे दी है, और उन्होंने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि भारतीय बाजार में अभी और बड़ी गिरावट जो है आना बाकी है। यानी सवाल सिर्फ जो है इतना नहीं है कि बाजार चढ़ेगा या गिरेगा, सवाल ये है कि क्या 15 से 20% रिटर्न का दौर खत्म हो रहा है? क्या महंगे वैल्यूएशंस, कमजोर कमाई और ग्लोबल तनाव मिलकर जो है बाजार को बड़ा झटका दे सकते हैं? पूरी कहानी प्रवीण सर से समझने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ आज की ओपनिंग में एक और बात ऐड कर दूं सर कि आज के भारतीय शेयर बाजार में भी जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली। 1.21% की गिरावट रही और निफ्टी जो है 24,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको तोड़कर 23,811 के आसपास जो है वो क्लोज होता हुआ दिख रहा है। तो बाजार में बड़ी गिरावट क्यों आ रही है सर? और क्या इन लेवल से भी अगर 20% अगर बाजार नीचे गिरता है तो क्या हम पुराने वो 16,000, 17,000, 20,000 के निफ्टी के लेवल्स के समय हम लोग लौट सकते हैं? नहीं, देखिए, आज मार्केट में तगड़ी गिरावट आई और 5 लाख करोड़ रुपए के लगभग स्वाहा हो गए इन्वेस्टर्स के भारतीय बाजार में। इसके पीछे ज़्यादा बड़ी वजह जो है वो एआई रिलेटेड स्टॉक, जो मैग्निफिसेंट 7 जिन्हें कहा जाता है, जिसमें अमेजॉन है, मेटा है आपका, जिसमें अल्फ़ाबेट और अमेजॉन के शेयरों में 5% की गिरावट देखी गई। उसके बाद अमेरिकन मार्केट में और कल वहाँ बड़ी गिरावट आई, आज फ्यूचर्स में भी वहाँ गिरावट है। इसका असर दरअसल पूरे के पूरे एशियन मार्केट्स पर बड़ा दिखाई दिया। कोस्पी में आप सैमसंग और एक और हाइनेक्स करके कंपनी है जो एआई से रिलेटेड हैं, इनके शेयरों में 8%, 9% की गिरावट दिखाई दी। कोस्पी जो साउथ कोरिया का मार्केट है वो लगभग 10% की उसमें एक तरह का मैं कहूँगा कि क्रैश वहाँ पे दिखाई दिया। 20 मिनट के लिए बाजार में ट्रेडिंग को रोकना पड़ गया। हालात ऐसे हो गए। बिल्कुल। तो अब सवाल इस चीज़ का है कि जो एआई को लेकर जो बबल जो बताया जा रहा था कि बबल इसका फूट सकता है, क्या एआई का बबल फूट रहा है? और गूगल में दरअसल एआई के से जुड़े हुए तो बहुत हाई प्रोफाइल जो एग्जीक्यूटिव्स थे उनके दरअसल रेजिग्नेशन हुए हैं। इसकी वजह से अमेरिका के मार्केट में भी भगदड़ मची। तो जो एआई से जुड़े हुए स्टॉक्स थे, जैसे अमेजॉन था, जिनको सबसे ज़्यादा एआई का फ़ायदा मिलने की उम्मीद थी, उनमें कल बड़ी गिरावट यहाँ दिखाई दी अमेरिकन मार्केट में। और उसी का इम्पैक्ट आज फिर पूरे जो टेक जो सेक्टर हैं वहाँ पर बड़ी बिकवाली विशाल दिखाई दी। तो एक एआई का जो बबल क्या बस्ट हो सकता है, ये यहाँ आशंका पैदा हो रही है। और उसी से जुड़ी हुई फिर हम जो मार्क फेबर की बात करते हैं या जो आप जो राजीव ठक्कर की बात करते हैं कि साहब आपको बहुत मॉडरेट रिटर्न को, दोनों वार्निंग को सर पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर, चूंकि ले आते हैं पिक्चर मार्क फाबर साहब को, क्योंकि एआई वाली बात जो आपने उठाई है उसका इससे जो है कोरिलेशन भी है। देखिए, मार्क फाबर साहब भी कह रहे हैं कि देखिए कई बाजारों में कुछ खास सेक्टर यानी एआई, टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर्स बहुत ज़्यादा चर्चा में, और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि ये बहुत ऊंचे वैल्यूएशंस पर चल रहे हैं। तो ये जो बात ये कह रहे हैं सर, ये तो सही है ना, उनकी भविष्यवाणी होगी? बिल्कुल। देखिए, वो दो बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं एक तो साहब पिछला जो भारत के बाजार का परफॉर्मेंस रहा, आउट परफॉर्म किया, अट्रैक्टिव रहे, उसने भारत के बाजार की वैल्यूएशन को बहुत ऊपर पहुंचा दिया। और वो अभी भी मान रहे हैं कि भारत का बाजार बहुत वैल्यूएशन उसकी हाई है।
और ऐसा तब है जब अगर आप पीक से देखेंगे 2024 में अक्टूबर के, उसके से मार्केट काफ़ी नीचे आ गया है। तो इसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि साहब मार्केट में यहाँ 20% का करेक्शन की अभी गुंजाइश है। और इसके साथ वो ये कहते हैं कि केवल और केवल भारत का बाजार ऐसा नहीं है जहाँ ये ऊंची वैल्यूएशन दिख रही है, दुनिया भर के तमाम मार्केट्स में वैल्यूएशन एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है। विशाल सर, एक स्टोरी आपने दी थी कि ताइवान की स्टोरी तुम कर दो विशाल, उसमें भी हम लोगों ने जब R&D किए तो पता चला कि एक स्टॉक है TSMC करके, TSMC, हाँ TSMC, वो कहा गया कि उसका 42% वेटेज है वहाँ के शेयर बाजार में। बिल्कुल वो चढ़ा तो इस वजह से ताइवान का पूरा बाजार चढ़ गया, और ऐसा चढ़ा कि भाई ग्लोबल मीडिया में ग्लोबल हेडलाइन ये बन गई कि इन्होंने तो है देखिए भारतीय शेयर बाजार को पछाड़ कर आगे बन गए। तो क्या ये जो ओवर वैल्यूएशन वाला जो खेल या किसी एक स्टॉक के दम पर इतना बबल बन जाना, ये कितना हानिकारक होता है, या इसको क्या कैसे समझा जाए? बिल्कुल, चाहे TSMC देख लीजिए, चाहे फिर एनवीडिया देख लीजिए यूएस में, तो इन सबके साथ है अगर AI को लेकर चीज़ें जिस तरह का हाइप है, अगर उसमें थोड़े से भी इधर उधर चीज़ें होती हैं, मान लीजिए लगता है कि ठीक है काम की चीज़ है लेकिन उतनी नहीं है, या अब हम इसके पीक पर पहुंच गए हैं, अब इसके आगे कोई मतलब नहीं है चीज़ों का, तो ये पूरे के पूरे जो एक बाज़ार में ख़ासतौर पर अमेरिकन मार्केट में जहाँ एंथ्रोपिक है, जहाँ पर OpenAI के दो बड़े IPO आने हैं, और SpaceX का जो भी IPO जो आया था उसके बाद से शेयरों में बड़ी गिरावट आई है, $600 बिलियन का स्वाहा हुआ है इन्वेस्टर्स का। तो वो क्या हाइप भी खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या इनके IPO ठंडे जाएंगे? अगर ये होता है तो इन कंपनियां जो ऑलरेडी जिनके स्टॉक्स 400 500% चढ़ गए एक साल डेढ़ साल में, उन शेयरों का क्या होगा? तो ये एक बड़ा सवाल AI को लेकर जरूर पैदा होता है। चलिए, अब ये तो बात हो गई AI की, टेक्नोलॉजी की, सेमीकंडक्टर्स की और न्यू एज जो है ये सब टेक्नोलॉजी, उस पर बात हो गई, लेकिन और क्या क्या प्रमुख चिंताएं हैं वो समझ लेते हैं। देखिए, मार्क फाबर कह रहे हैं सर कि दुनिया भर के बाजारों में अनसर्टेनिटीज़ जो है वो बनी हुई है। वेस्ट एशिया का जो अगर वॉर, भू राजनीतिक जो है जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ग्लोबल माहौल जो है बाजार को और कमज़ोर कर सकते हैं। तो अभी की ताज़ा हालात क्या हैं, क्या अपडेट है सर? अब तो देखिए लग रहा है कि जो लड़ाई है उसको रुकने के लेकर या डील को लेकर चीज़ें कंस्ट्रक्टिव तौर पर आगे बढ़ रही हैं। जो स्विट्ज़रलैंड में जो एक समिट हुआ जिसमें पीस डील को लेकर कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता और फिर ईरान और अमेरिका के बीच में सीधी बातचीत वहाँ हुई, उसके कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ें निकल कर आ रही हैं। ईरान कह रहा है कि साहब अमेरिका हमको जो हमारे $12 बिलियन फ्रीज किए हुए हैं वो फ्रोजन फंड हमको वापस देना चाहता है, मतलब देगा। और दूसरी चीज़, जितने भी सैंक्शंस हैं ऑयल सप्लाई को लेकर ईरान पर कि आप दुनिया के किसी देश को तेल नहीं बेच सकते, वो सैंक्शंस अमेरिका हटाने को तैयार है। JD वैंस का ये कहना है कि जो बातचीत हुई है वो कंस्ट्रक्टिव है, वो बहुत पॉजिटिव है, और इससे आगे एक परमानेंट जो एंड ऑफ वॉर है उसका रास्ता निकलेगा। तो दोनों पक्ष अब मैं ये कहूँगा कि एक पेज पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लड़ाई रुकती है तो जाहिर तौर पर पूरी दुनिया के लिए, खासतौर पर भारत के लिए अगर हम देखें, चाहे मार्केट हो चाहे आम आदमी की जेब हो, सबके लिए राहत की बात होगी इस जंग का। लेकिन कई बार हमने सर आपसे ही सुना मनी सेंट्रल में कि विशाल, ये जो पूरी दुनिया है जिसमें एक जगह कहीं लड़ाई खत्म होती है तो दूसरी जगह शुरुआत हो जाती है, और कहीं अगर चल रही होती है तो वो थमती, तो मान लीजिए समझिए कि वो सिलसिला चलता रहता है, कहने का मतलब। लेकिन आप उदाहरण भी आप देते हैं कि रसिया यूक्रेन वाला देख लो, फिर उसके बाद हमास वाला देख लो, फिर अब इधर इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुए। मैं कहता हूं कि क्या सर ये अगर थम भी जाए तो क्या ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ थमेगी या वो कंटिन्यू रहेगी? हाँ, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ को लेकर, और मैं क्या तमाम जो बड़े जानकार लोग हैं वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि साहब दुनिया अब एक ऐसे दौर में पहुँच चुकी है जहाँ इस तरह की जो अनिश्चितताएँ हैं उसका आपको लगातार सामना करना पड़ेगा। और वही बात जो आप कह रहे हो कि एक जंग रुकेगी तो क्या कहीं दूसरी जगह शुरू हो जाएगी? क्या साउथ चाइना सी में जहां ताइवान है वहां कुछ अपने मिस एडवेंचर कर सकता है ताइवान को लेकर? उसको लेकर तनातनी बनी हुई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो स्थितियां, उसमें ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सरकार ने होल्ड किया है, सरकार ने बंद नहीं किया वो। तो कब उसका 2.0 शुरू हो जाए कि पाकिस्तान की तरफ से कोई मिस एडवेंचर इंडिया को प्रॉम्प्ट कर सकता है कि साहब आप काउंटर स्ट्राइक करें तो दुनिया में असल में अनिश्चितताएं बड़े पैमाने पर क्रिएट हुई हैं, और वो मैं आपको बताऊं 2019 से पैदा हो गई, जब से
कोविड का स्टार्ट हुआ, तब से हमने दुनिया को सामान्य दौर में दरअसल लौटते देखा ही नहीं। चलिए प्रवीण सर, आप तो कह रहे हैं कि वैसे ही मूड माहौल में आदमी को जीना सीख लेना चाहिए, तो ऐसे में आम निवेशक के लिए क्या करने की सलाह होगी? मान लीजिए SIP के इन्वेस्टर हैं, बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ 2-4 अगर पर्सनल फाइनेंस के अगर एडवाइस आप दे नहीं, देखिए, अब जिनके असेट एलोकेशन जिस हिसाब से हैं, जो अपना SIP चला रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो बताते हैं कि साहब SIP ज़्यादा मुफीद तरीका है जिन लोगों को कम जानकारी है मार्केट की, और अच्छे अच्छे लोगों ने बाजार में पैसा गवाया है। आज आप F&O की एक रिपोर्ट भी कर रहे थे, उसमें भी जी कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में जितना नुकसान हुआ है जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, लगभग उतना ही नुकसान जो है वो इस साल भी देखने को मिल सकता है। और सेबी जो है उस रिपोर्ट को जो बना रही है, स्टडी कर रही है, वो जुलाई में पब्लिश कर सकती है। लेकिन 2 दिग्गज ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि नहीं भैया, हमारे यहाँ के जितने रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको जो है वो पैसा कमा नहीं पा रहे हैं, वो लोग, उनका जो है पैसा उनका जो है जाता हुआ ही दिख रहा है। और ये लगातार ये सिलसिला 2022 से चलता हुआ आ रहा है सर। जब एक दौर था कि जब हम लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को लेकर जो रिपोर्ट करते थे कि 40,000 करोड़ जो है वो स्वाहा हो गए एक साल में, वो क्रम जो था वो बढ़ता ही जा रहा है। समझिए कि 1 लाख के पार जाता हुआ दिख रहा है। 40,000, फिर 60,000, फिर 80,000, अब देखिए 1 लाख के पार है। बिल्कुल, तो 1 लाख करोड़ का नुकसान सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। बहुत ऐसे लोग जो जिनको कम जानकारी है, जितने इतने रिस्की डेरिवेटिव प्रोडक्ट में जाना, वहाँ पैसा लगाना, ये हानिकारक है। मार्केट्स के हाल ख़राब ही हैं। तो अपने एसेट एलोकेशन, अपनी समझदारी, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेते हुए फ्यूचर का, लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करने का, शॉर्ट टर्म में मुनाफा कमाने की जो प्रवृत्ति है, आदत है, उससे बचने की कोशिश रहनी चाहिए। उस रिपोर्ट में बस एक बात ये भी था, उसको भी आप एड्रेस कीजिए। कहा जा रहा है कि ऐसा लत लग गया है लोगों को कि वो छूट नहीं रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है तो भी वो सोच रहे हैं कि कम पैसा में अमीर बन जाएंगे। असल में फ्यूचर्स और ऑप्शन की सबसे बड़ी जो अट्रैक्टिवनेस पॉइंट है जो है ना, कि 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 लगाइए और जो है आपको लगेगा कि 10,000 जो है 1 लाख, 10 लाख भी हो सकता है। इस फेर में लोग पड़ रहे हैं। हाँ, तो लोगों को ये लगता है कि चलो मेरे 10 दांव बेकार गए, हो सकता है 11वां चल जाए, 11वां चल जाए। पता चला कि 10 जो दांव खराब गए, जिसमें लाख रुपए का नुकसान हुआ, वो उसकी भरपाई हो जाए और 10, 20, 50 हज़ार अलग से आ जाएंगे। ये जो ग्रीड है बेसिकली, ये लोगों को इस बात के लिए आप कहिए कि उत्साहित करती है। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। भारत में एलन मस्क की स्टारलिंक हो, वनवेब हो या दूसरी सैटेलाइट इंटरनेट कंपनियां, अब सिर्फ लाइसेंस मिल जाना इन कंपनियों के लिए काफ़ी नहीं होगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार सैटकॉम सेक्टर पर ऐसी सख्ती की तैयारी कर रही है जिससे जो है सैटेलाइट का फ़ोन और जो है ब्रॉडबैंड सर्विसेज शुरू करने से पहले कंपनियों को कई और सुरक्षा मंजूरियों की जो है अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है। आखिर सरकार को किस बात का डर है? क्या स्टारलिंक की भारत में एंट्री फिर लटक सकती है? वनवेब और जियो सैटकॉम पर इसका क्या असर पड़ेगा? और क्या सैटेलाइट इंटरनेट का सपना अब और महंगा या देर से पूरा होगा? प्रवीण सर से समझने की कोशिश करते हैं। सर, कुछ ऐसी कहानी आज से 6-7 महीने पहले जब सुनने में आई थी, जब इंडिया पाक के बीच में सब चीज़ें जो है ठीक नहीं थी। उस समय कहा गया था कि खबरदार रुक जाइए, अभी आप आना तो चाह रहे हैं लेकिन आप, मुझे ऐसा डर लग रहा है कि शायद पाकिस्तान को जो है हमारे डेटा ना चले जाएँ। कुछ जो है तमाम इन्फॉर्मेशंस को लेकर जो है शंकाएँ थी, वो फिर आती हुई दिख रही है। सर, चैप्टर फिर रीविजिट हो गया, रीओपन हो गया? नहीं, देखिए, जो TOT के जो ड्राफ्ट रूल्स जारी हुए हैं उसमें इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको चाहे लाइसेंस सरकार दे दे या न दे, आपको स्पेक्ट्रम अलॉट हो जाए, इसके बावजूद जब आप सर्विसेज शुरू करेंगे, कोई भी सेटकॉम ऑपरेटर, चाहे स्टारलिंक हो, चाहे वनवेब हो, चाहे और दूसरी कंपनियां हों, आपको सर्विसेज स्टार्ट करने से पहले सरकार से परमिशन लेना आवश्यक है, ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो लाइसेंस है वो ज़रूरी नहीं कि आपको लाइसेंस मिला और आप सर्विसेज तत्काल रूप से स्टार्ट कर दीजिए। तो इन कंपनियों के लिए एक ये झटका है। आप सरकार से पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस लेंगे, जैसा चाइनीज़ कंपनियों के साथ किया गया था कि भारत में आप कोई भी ऑपरेशन शुरू करने या कोई भी जॉइंट वेंचर बनाने से पहले आपको सरकार से गो अहेड लेना पड़ेगा, सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ेगा। सेम चीज़ सरकार ने अब जो आपका जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जो कंपनियां हैं उनके लिए भी लागू करने का मन बना लिया है। चलिए, तो सरकार और इस पे 30 दिन के भीतर जो तमाम जो ऑपरेटर हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, उनसे कमेंट मांगे हैं।
चलिए, तो अब सरकार को जो है चिंता आखिर किस बात की, ये भी समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि सीमा पार जो है सिग्नल जाने का खतरा है। सरकार को लग रहा है डेटा भारत के बाहर जाने की आशंका जताई जा रही है। फिर कहा जा रहा है कि संकट के समय जो है कंट्रोल को लेकर सवाल है, यानी सरकार चाह रही है कि यानी ज़रूरत पड़े तो सेवा, मान लीजिए कोई सर्विसेज है, उसको हम चाहें तो अगर मेरे हाथ में पूरा कंट्रोल है तो हम रोक लें, सीमित कर लें, निगरानी कर लें, तो वो चीज़ शायद ना हो पाए, इसलिए सरकार इतना सख्त हो रही है। बिल्कुल देखिए, और अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ 22 तारीख को, सरकार ने उसके ठीक पहले टेलीग्राम पर बैन लगा दिया, टेलीग्राम को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया। कंपनी हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने भी कहा कि ये लीस्ट चीज़ है जो सरकार कर सकती है। 20 लाख 22 लाख लोग बच्चों की जी कि आप समझिए कि उनकी पूरी के पूरे जीवन, पूरे करियर का सवाल था। तो वहाँ हाई कोर्ट की तरफ से भी सरकार को इजाज़त दी गई कि ठीक है, टेम्परेरली आप इन सर्विसेज को होल्ड कर सकते हैं। तकरीबन ऐसी ही चीज़ आप मान लीजिए जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी, जब पूरे देश की सुरक्षा की बात आएगी, क्या कोई सेटकॉम के जरिए अनऑथराइज्ड तरीके से आपके सिग्नल्स का इस्तेमाल करेगा? सीधे सीधे सैटेलाइट से आपके सिग्नल आ रहे हैं, ना आपको सिम की ज़रूरत है। कहाँ से वो कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह उन सैटेलाइट सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहा है टेलीफोन के लिए या ब्रॉडबैंड के लिए, उसका क्या देश विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, उनकी ट्रैकिंग कैसे होगी? अभी तो, और आप एक चीज़ समझिए, अभी जब क्राइम होते हैं नॉर्मली, उसमें सबसे बड़ा जो रोल अदा करता है, और आप पिछले वक्त में मतलब 2000 के पहले के और 2000 के बाद के जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है विशाल, उसमें सबसे बड़ा बदलाव जानते हैं क्या आया है? सबसे बड़ा बदलाव आया है सीसीटीवी नहीं, सबसे बड़ा बदलाव आया है आपके मोबाइल की लोकेशन, आपके मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड, जो सीडीआर है आपकी जी, आप लोकेशन पर थे कि नहीं थे, कितनी दूरी जो मोबाइल का जो डंप डेटा होता है, इन चीज़ों ने सबसे ज़्यादा मदद की है एजेंसियों की इस तरह के किसी भी तरह के जो क्राइम को है उसको अनफोल्ड करने में, उसका खुलासा करने में। ये चीज़ क्या जो सेटकॉम जब आएगा तो उसका जो एरिया ऑफ स्कोप होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, और इसीलिए सरकार चिंतित है। सरकार ने ये ड्राफ्ट रूल विशाल उतारे हैं। तो सर, एक जो यूफोरिया बना हुआ था, हम लोग भी लगातार पिछले 1 साल से इस कहानी पर बने हुए हैं कि सेटकॉम मतलब के ऊपर आएगा, तमाम तरह की जो बातें आ रही हैं, एलन मस्क का स्टारलिंक भी आएगा, तो क्या इनके आने में और थोड़ी देरी हो जाएगी? क्या अब सैटेलाइट इंटरनेट का जो हम लोग लुफ्त लेना चाह रहे थे वो अब थोड़ा देर हो जाएगा सर लेने? नहीं, बिल्कुल। और सरकार ने मन दरअसल, जो आपने इंट्रो में बात कही कि पहले भी खबर आई थी, सरकार ने मन दरअसल पहले ही बना लिया था कि बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस के चाहे स्टारलिंक हो, जबकि एलन मस्क बहुत बुलिश हैं भारत में अपना पूरा जो सर्विसेज देने के लिए, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जोन में किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं ये आपने देखा। यूक्रेन में और तमाम जगहों पर स्टारलिंक का इस्तेमाल सिग्नल्स को या फ़ोन और इंटरनेट का आदान प्रदान करने में इस्तेमाल किया गया। सरकार की नज़र इस चीज़ पर है। दूसरी चीज़, जिस तरह से हाल फिलहाल में जो मॉडर्न वॉरफेयर है, हाल फिलहाल की चाहे ईरान और अमेरिका और इजराइल की लड़ाई हो, चाहे भारत पाकिस्तान का जो एक शॉर्ट पीरियड का जो लड़ाई थी ये हो, या रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो, इसने पूरे लड़ाई के तौर तरीके को विशाल बदल दिया है। ड्रोन्स का इस्तेमाल हो, साइबर अटैक्स हों, इजराइल का वॉरफेयर का पूरा, बिल्कुल, इजराइल ने हमास के एक बड़े मॉड्यूल को या तमाम जो ऑपरेटिव्स थे हमास के, उनको पेजर के अटैक में उनको जख्मी किया, घायल किया, तमाम कैजुअल्टीज़ हुई। तो पूरा का पूरा जंग का तरीका बदल गया है। एक एक चीज़ इस तरह की हो गई कि अब आप वहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते जी। जिस तरह से बायोलॉजिकल वॉरफेयर की बात होती है, न्यूक्लियर वॉरफेयर की बात होती है, तो ऐसे वॉरफेयर के लिए भी जो है सरकारें जो हैं चिंतित हैं। सर, एक लास्ट मुझे याद आ रहा है इस कहानी को सुनते हुए आपसे कि न्यूज़ रूम में चर्चा हो रही थी, आप कह रहे थे कि विशाल ऐसी भी एक स्थिति आ गई थी भारत में कि जब हमारे देश में तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए थे और इसका जो एक्सेस था वो चाइना में था। वहाँ चाइना में नहीं, ये हाल की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं। चाइना बैठे हुए लोग पल पल 24/7 to 365 जान रहे थे कि यहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये कितने मतलब चिंताजनक बात है। उसमें तो कुछ मॉड्यूल इस तरह के पकड़े गए जो जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, जिनको रिक्रूट किया गया था और उनको कहा गया था कि साहब जहाँ फौजी इंस्टॉलेशंस हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के हैं या आर्मी के हैं, उनके बाहर जहाँ से वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, जहाँ आवाजाही है, वहाँ आप उनको इंस्टॉल कीजिए,
उनको कनेक्शन दिया गया और वहाँ से पूरी फीड जो है वो पाकिस्तान और चाइना जैसे सर्वर्स में जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है पूरे के पूरे जो देश के लिए, चाहे सीसीटीवी। तो उसके बाद सरकार ने तय किया कि साहब पता चला है कौन कौन से इस तरह के सीसीटीवी वाले जो कैमरे हैं जिनके जिनसे डेटा बाहर जा सकता है, तो उसको रोकने के लिए नए तरीके से उपाय शुरू किए गए। तो खतरे बड़े हैं और सरकार यहाँ पर कोई जोखिम हाल फिलहाल में तो ये भी खबर आई थी सर कि चाइना की तरफ से कहा गया, तब मैं माफ़ कीजिएगा, चाइना के पर आरोप लगे थे कि किसी विदेशी पीएम की गाड़ी में जो है एक चिप डाल दिया गया और उनका जो है एक्सेस जो है चेक किया जा रहा था। G7 मीटिंग के समय में एक जो है बात सामने आ रही थी। तो तमाम तरह के जो है अनसर्टेनिटीज़ जो है इस लेवल पर भी देखने को मिल रही है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। प्रवीण सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मन में।